नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। रोज रोज की राजनीतिक खबरों से यदि आपका मन ऊब गया हो तो आज मेरे साथ आइए। आज मैं आपको साहित्य की दुनिया में ले चलता हूं और मेरे साथ हैं भोपाल के जाने माने कवि बसंत सकरगाई जी। बसंत सकरगाई जी का मैं परिचय करा दूं कि आज से करीब 30 साल पहले मैं और बसंत भाई एक साथ दैनिक भास्कर में हुआ करते थे। हम दोनों के गुरु एक हैं, महेश श्रीवास्तव जी। संयोग यह है कि बसंत सकरगाई जी देश के बड़े कवि बन गए और मैं वही की वही पत्रकार रह गया। लेकिन बसंत सकरगाई जी का एक और मैं परिचय देना चाहूँगा। उनकी एक कविता है मेरे घर छापा पड़ा। इस कविता को देश के तमाम बड़े बड़े पत्रकार, साहित्यकार, तमाम सारी हस्तियों ने रीट्वीट किया और सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई वो हुई रवीश कुमार ने। 24 अगस्त 2022 को रवीश कुमार ने बसंत भाई की कविता को रीट्वीट किया, अपने फेसबुक पर डाला तो दुनिया भर में इनकी एक कविता की चर्चा हुई। हम उस कविता पे भी बात करेंगे, कुछ साहित्य में बात करेंगे और सबसे बड़ी बात इस बात में करेंगे कि क्या साहित्यकारों को, क्या कवि को, क्या पत्रकारों को राज्य आश्रित होना चाहिए, क्या सरकारों से डरना चाहिए या सरकारों की नींद जगाने का काम करना चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है बसंत भाई। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। बसंत भाई, मेरी आपकी करीब करीब 30 से 35 साल पुरानी मित्रता है। हमने साथ काम किया, एक संस्थान में काम किया है। लेकिन संयोग है और सौभाग्य है कि मेरे भाई बड़े कवि के रूप में पहचान बनाने में सफल हुए। आज देश दुनिया में आपकी कविता की चर्चा होती है। जब देश के नामचीन लोग आपकी कविता को रीट्वीट करते हैं या अपने फेसबुक पर पोस्ट करते हैं तो निश्चित तौर पे जितना गर्व आपको होता है उससे ज़्यादा मुझे होता है, क्योंकि मेरे एक मित्र ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। हम आगे बढ़ने से पहले बसंत भाई आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। एक कविता जिसने आपको कालजयी बना दिया, एक कविता जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बसंत सकरगाई का नाम एकदम चमका दिया, हम उस कविता को पहले सुनना चाहते हैं, मेरे घर छापा पड़ा। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये कविता उस संदर्भ में लिखी गई है जब देश में लोगों को डराने धमकाने के लिए कहीं ईडी का छापा पड़ता है, कहीं सीबीआई का छापा पड़ता है, कहीं कोई एजेंसी पहुंचती है। तो ऐसे माहौल में जब बसंत सकरगाई जी ने एक कविता लिखी मेरे घर छापा पड़ा, तो बहुत से लोगों ने उसे न केवल पढ़ा है बल्कि शेयर भी किया है। बसंत भाई, मैं सुनना चाहते हैं आपसे मेरे घर छापा पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। कविता है मेरे घर छापा पड़ा। कविता का शीर्षक, सुबह सुबह मेरे घर छापा पड़ा, पेंशन संबंधी कागजात, गाढ़े वक्त और बच्चों के भविष्य के लिए सावधि जमा, 5-5 लाख के 2 खातों के सिवा क्या था मेरे पास। फिर भी कार्रवाई चली पूरा दिन सारी रात। बाकायदा एक चार्जशीट तैयार की गई मेरे खिलाफ, निम्न बिंदुवार कि मेरी जेब में मिले 500-500 के नोट पूरे 30,000, जबकि मेरी मासिक पेंशन है कुल 25,000। कि मेरी जेब में पाया गया फिल्म लाल सिंह चड्ढा के शो का आधा टिकट, जबकि मैंने देखी नहीं मनोरंजन कर से मुक्त कश्मीर फाइल्स। कि मेरी किताबों के शेल्फ में बरामद हुआ आपत्तिजनक साहित्य, इकबाल, फैज़, मंटो, भगत सिंह की किताबें, गांधी की जीवनी, भारत एक खोज, जबकि राष्ट्र निर्माता वीर सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय को सवाऊ ठाकरे की मिली नहीं एक भी किताब। कि शीर्ष पर रखा था सूर, मीरा, नंदराय का कवित्व, गीता, रामायण के साथ, मगर इनमें शामिल है मुस्लिम कवि रहीम, रसखान, खुसरो का साहित्य। कि राम को लेकर मेरी सोच इसलिए संदिग्ध मानी गई कि राम मंदिर निर्माण हेतु मैंने चंदे की रसीद नहीं कटाई। मैं गिरफ्तार, मेरे पास तक नहीं फटका किसी टीवी चैनल का कोई संवाददाता, किसी अखबार को कोई पत्रकार। हालांकि अखबारों में छपा, टीवी चैनलों पर छाई रही ब्रेकिंग न्यूज़ कि सुबह सुबह मेरे घर छापा पड़ा। वाह बसंत भाई, मान गए आपने जिस टोन में, जिस लहजे में और जिन शब्दों में बड़ी गंभीर बात को कविता के रूप में कहने की कोशिश की है। निश्चित तौर पे सवाल तो बनता है, आपको सरकारों से डर नहीं लगता है? देखिए, ऐसा है रविंद्र जी कि साहित्य हमेशा प्रतिपक्ष में रहा है। साहित्य हमेशा आम आदमी के साथ खड़ा रहा है। वो साहित्य हो ही नहीं सकता जो सरकार की ठकुर सुहाती करे। वो साहित्यकार जो ये कहते हैं कि या कहें कि वो जो सरकार के नीतियों की सराहना करते हैं और उन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं जिन्हें नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सत्ता का चरित्र अलग होता है लेकिन साहित्य का अपना एक ईमानदार चरित्र होता है। देखिए बसंत भाई, आपको नहीं लगता कि
इस तरह की कविताएं आप लिखेंगे तो आपका नाम भी टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल कर दिया जाएगा? बेशक कर दिया जाए, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए अभी मेरे से कुछ रोज पहले एक चैनल ने, जब ये मेरे घर छापा पड़ा कविता इतनी वायरल हुई, पूछा, वाइट लिया था, तो उन्होंने कहा कि आपको डर नहीं लगता, इतना ख़राब समय चल रहा है। तो मैंने कहा बहुत से बहुत क्या होगा, मेरी हत्या कर दी जाएगी। मैं 63 साल का हूँ और 5-7 साल 8 साल जीऊँगा, और 8 साल जब इतने सालों में कोई निहाल नहीं कर पाया तो आगे चल के क्या निहाल कर लूँगा। तो मेरा मतलब हमेशा ये रहता है कि साहित्य या कवि को हमेशा प्रतिपक्ष की आवाज़ बनकर रहना चाहिए और आम आदमी के साथ में खड़ा होना चाहिए। वो हमारी कतार का अंतिम व्यक्ति है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बसंत भाई जाने माने केवल कवि नहीं हैं, साहित्यकार भी हैं, पत्रकार भी हैं। उन्होंने तमाम अखबारों के लिए कला समीक्षा की है, तमाम सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी समीक्षा की है। उनकी कई पुस्तकें हैं, नेगेवानी में फूल, पखेरू जानते हैं, समकाल की आवाज श्रृंखला के अंतर्गत उनकी तमाम चर्चित कविताओं को शामिल किया गया। कथेतर साहित्य में उनके जो एक बहुत लेख है, सूद से हरसूद, पूरा उनका एक गद्य है, उसको शामिल किया गया है। तो तमाम सारी पुस्तकें आपकी आ चुकी हैं अभी तक, लेकिन मैं उनसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पर कहीं ना कहीं इस तरह की कविता लिखने पर यह माना जाता है कि आप या तो कम्युनिस्ट विचारधारा के हो गए हैं या फिर आप सरकार के विरोध में खड़े हो गए हैं। देखिए ऐसा है कि बात किसी विचारधारा की नहीं होती है, बात वो होती है जो, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कांग्रेस के टाइम पर भी ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं या इस तरह का कर रहे हैं। हम तो जहाँ सत्ता कोई गलत काम कर रही है, जहाँ सत्ता आम आदमी के पक्ष में नहीं खड़ी हुई है, जहाँ सत्ता किसी तरह का कोई प्रपंच रच रही है, निरंकुश हो रही है, तब कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि साहित्यकारों को, कवियों को और ईमानदार पत्रकारों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। बसंत भाई, आपकी जो कविता है मेरे घर छापा पड़ा, ये कविता लिखने का आपके विचार कैसे आया? अभी कुछ रोज पहले जो है, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि शायद पटना बिहार में चुनाव होने वाले थे, विधानसभा चुनाव, और जैसे चुनाव की घोषणा हुई और इस तरह का हुआ तो एक साथ 6 जगह पटना के अंदर, एक साथ 6 जगह ईडी के छापे पड़े। तो मुझे ये लगा कि क्या हो रहा है ये, कि मतलब एक चुनाव के टाइम पर ही आप बिल्कुल छापे पड़ते हैं आपके यहाँ, हैं, बाकी सब नॉर्मल चलता है, सब राजनीतिक आधार पर आता है। कोई एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आ जाता है तो पता लगा गंगा जल में नहाकर पवित्र हो जाता है, हैं, और नहीं तो फिर वो दागदार हो गया है। तो ये इस तरह का जब राजनीतिक षड्यंत्र रचे जाते हैं या साजिशें होती हैं या पक्षपात होता है, ये इस तरह के दुराग्रह जब काम करते हैं, तो मुझे क्या लगता है कि एक कवि होने के नाते मेरा नैतिक धर्म बनता है, दायित्व भी नहीं, मेरा नैतिक धर्म भी बनता है कि कम से कम, और हर कवि को बोलना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। बसंत भाई, आपकी ये जो कविता है मेरे घर छापा पड़ा, इसके अलावा एक कविता और मेरे नज़र में आई थी, उसका नाम था पत्र वापसी के लिए आवेदन पत्र। हाँ, इसको भी कई लोगों ने शेयर किया। उस कविता में क्या है और हमारे दर्शकों को सुनाएंगे आप उस कविता को? जी, ये इस कविता को भी रवीश कुमार जी ने शेयर किया था। कविता का शीर्षक है पत्र वापसी के लिए आवेदन पत्र। मैं पत्र वापसी के लिए आवेदन पत्र लिखता हूँ कि सेवा में पोस्ट मास्टर साहब, जहांगीरपुरी डाकघर, दिल्ली महोदय, सविनम्र निवेदन है कि खैर खबर जानने के लिए प्रार्थी ने अपने अजीज़ दोस्त शकील खान को लिखा पत्र अभी अभी आपके डाकघर की परिसर में लगे लेटर बॉक्स में डाला है। अपने अजीज दोस्त शकील खान को लिखा पत्र अभी अभी आपके डाकघर की परिसर में लगे लेटर बॉक्स में डाला है। यह पत्र अमुक अमुक मकान नंबर, मोमिनपुरा वार्ड, मुकाम पोस्ट बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश के पते पर भेजा गया है। आवेदन पत्र में लिखता हूँ कि श्रीमान, हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं इन दिनों। हो सकता है कि पत्र पहुँचते पहुँचते वो बुलडोजर ने ढा दिया हो शकील का घर, मोइनपुरा का नाम हो चुका हो मोहनपुरा। बहुत मुमकिन है कि गंतव्य तक पत्र के पहुँचते पहुँचते ताप्तीपुरम हो जाए बुरहानपुर। और डाकिए के इस रिमार्क के साथ कि प्राप्तकर्ता का निधन हो चुका है, कि इस नंबर का कोई मकान नहीं है, कि इस नाम का कोई मोहल्ला नहीं है, कि कोई जगह नहीं है बुरहानपुर, अतः प्रेषक को पत्र वापस किया जाता है। पोस्टमास्टर मेरा आवेदन पत्र पढ़ता है और यह कहकर लौटा देता है कि इसे दोबारा लिखिए क्योंकि इस डाकघर का नाम जहांगीरपुरी नहीं रहा अब।
तो जिस तरह से ये नाम बदले जा रहे हैं, और जैसे हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति कर दिया गया है, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया। पसंद भाई, इसमें आपको दिक्कत क्या है? मुगलों के शासन के काल में उस समय नाम रखे गए थे। यहाँ जो भोपाल में जो नवाब रहे, नवाब काल के नाम थे, और यदि मान लीजिए सरकार बदल गई है और अब संख्या हिंदुओं की ज़्यादा हो गई है और नाम बदले जा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? तो ना, अच्छा मुझे बताइए कि नाम नहीं बदलने से क्या दिक्कत है? वैसे भी लोग जानते हैं सब। नहीं, आज भी आप ऑटो वाले से कहिएगा कि हलालपुर हाँ? कहीं ना कहीं नाम ऐसा है जो हिंसा से, मतलब उसको मुंह से लेंगे तो ऐसा लगता है कि हिंसा कर रहे हैं, हलाल कर रहे हैं हम किसी को। नहीं, ये तो देखिए क्या होता है कि कई आपको इस तरह के नाम मिलेंगे कि पहले इस तरह के लोग, मतलब इस तरह का साहित्य वगैरह या कुछ इस तरह के नाम नहीं हुआ करते थे, जिसके जुबान पर जो आता था और फिर वो जो नाम एक बार चल गया सो चल गया। तो इस तरह की कई चीज़ें हुआ करती थी। तो अब पर मुझे एक चीज़ बताइए कि नाम बदल, आप एक जगह का नाम बदलते हैं, आप तो पत्रकार हैं रवीन जी, आप जानते हैं कि सरकार को कितना खर्च उठाना पड़ता है, कितने डॉक्यूमेंट्स चेंज करने पड़ते हैं, उस पर कितने लाख करोड़ का खर्चा होना पड़ता है। उनका राजनीतिक एजेंडा ही यही है। तो भाई मेरा मतलब इसीलिए चुन के आए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम नाम भी बदलेंगे और काम भी बदलेंगे। तो भाई हम ये कह रहे हैं कि आप ऐसा काम कीजिए ना कि नाम बदलने की, जनता ने उन्हें वोट इसीलिए दिया कि आप आइए और नाम बदलिए। तो भाई आप वोट इस आधार पर क्यों ले रहे हैं? आप अपने काम के आधार पर वोट लीजिए ना। आप एक समन्वय, जो एक हमारा सामाजिक ढांचा है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा मुझे आप एक चीज़ बताइएगा कि आपने चलिए हिंदुत्व का नारा दे दिया, हिंदू राष्ट्र की आप यदि बात कर रहे हैं, तो भाई साहब आप मुझे बताइए कि कितने मुस्लिम तो आपके हैं, अभी आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं। देखिए मुझे लगता है कि हम बात साहित्य की करते करते फिर राजनीति में घुस गए। तो मैं पुनः लौटता हूं और एक आखिरी सवाल आपसे करता हूं, वो विशुद्ध साहित्यिक सवाल है और वो ये है बसंत भाई कि सुनने में आया है कि अब सरकारें साहित्य के जो पुरस्कार देगी उनसे कोई एफिडेविट लेंगी, कुछ जानकारी है? एफिडेविट लिया जाएगा? अभी हमारे यहाँ के इसी शहर के वरिष्ठ कवि राजेश जोशी हैं। तो जब ये असहिष्णुता के खिलाफ इस देश के लगभग 50 साहित्यकारों ने अपने साहित्य अकादमी अवार्ड लौटाए थे, और उसमें 6 हिंदी बेल्ट के कवि थे, उसमें भोपाल के राजेश जोशी भी थे। तो अभी पता ये लगा है, कुछ सुनने में आया कि इस तरह का एक प्रावधान लाया जा रहा है कि उन्हीं को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा जो पहले लिखित रूप में ये कहेंगे कि हम राजनीतिक कारणों से पुरस्कार नहीं लौटाएंगे। अच्छा अब एक चीज़ बताइए, आपने लिखवा लिया, वो आपने उसने साइन भी कर दिए, फिर उसने पुरस्कार लौटाया तो आप क्या करेंगे? जेल करेंगे? कर दीजिए, फिर क्या होगा? तो ये वचन ले रहे हैं, आपने वचन भंग करने का आरोप लगेगा। भाई मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले यही कहा कि जब एक अच्छा साहित्यकार, वो साहित्य हो ही नहीं सकता। अच्छा दूसरी चीज़ है कि जब इन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, तो ये क्या भाषा का अपमान नहीं है? आप यदि एक साहित्यकार का अपमान कर रहे हैं, तो यदि एक पत्रकार का अपमान कर रहे हैं और उससे कुछ इस तरह का गैंगस्टर या कुछ इस तरह की आप संज्ञा से नवाज रहे हैं, दे रहे हैं, उनको संज्ञा दे रहे हैं, तो क्या ये भाषा का अपमान नहीं है? और क्या राजनीति के शीर्ष पर बैठे लोगों को ये बात शोभा देती है? तो इस तरह के रवीन जी कई तरह के फिर सवाल निकलते हैं। देखिए मैं भी इस बात को व्यक्तिगत मानता हूँ, इंटरव्यू में मैं आपसे कोई भी सवाल करूँ, लेकिन पत्रकार हों, साहित्यकार हों, कवि हों, वो स्थायी विपक्ष का काम करते हैं, सरकारों को जगाने का काम करते हैं, नेताओं को राह दिखाने का काम करते हैं। यदि आप हमें दुश्मन मान लेंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, और हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी अच्छा नहीं है। सरकारें यदि हमसे कुछ सलाह लेती हैं, यदि साहित्यकारों के अनुभव का लाभ लेती है, तो उनके हित में है, अहित में नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बसंत भाई, और मैं कामना करता हूं ईश्वर से आप और ऊंचाइयां प्राप्त करें और भोपाल का, मध्य प्रदेश का, इस देश का नाम रोशन करें। आप जैसा लिख रहे हैं वैसे लिखते रहिए, आप बिल्कुल मत बदलिए, क्योंकि आपकी पहचान ही वही है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।